नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे बिहार की मांझी सरकार की। बिहार में इस वक्त लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। सीएम जीतनराम मांझी समेत सिर्फ 7 मंत्री राज्य की करोड़ों जनता के भविष्य का फैसला ले रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सीएम और उसकी कैबिनेट पार्टी से निष्कासित हो चुकी हो और वही छोटी सी कैबिनेट बड़े बड़े फैसले ले रही हो। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद इन दिनों देश की नजर बिहार पर टिकी हुई है। राजनीति में रुचि रखने वालों की दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि बिहार में क्या हो रहा है और बिहार में क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में फिलहाल जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। बिहार का सियासी संकट। लोकतंत्र का उड़ रहा है मजाक। सात मंत्रियों की कैबिनेट ले रही है फैसले। क्या होगा इन फैसलों का? इतिहास रच रहा है बिहार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता की चुनी हुई सरकार और उसके मंत्री फैसले लेते हैं। बिहार भी भारत का ही एक राज्य है, लेकिन इस वक्त बिहार की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसे हम लोकतंत्र तो नहीं कह सकते। बिहार में इस वक्त लोकतंत्र का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। जनता को खुश करने के लिए और अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। लेकिन ये फैसले ले कौन रहा है? इसका जवाब है 7 मंत्रियों की कैबिनेट। जी हाँ, बिहार में इस वक्त सिर्फ 7 मंत्रियों की कैबिनेट राज्य की जनता के लिए अहम फैसले ले रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार के मंत्रिमंडल में सिर्फ 7 मंत्री हैं और वही 7 मंत्री फैसलों पर फैसले ले रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन 7 मंत्रियों को जेडीयू ने पार्टी से निकाल भी दिया है। यानी इस वक्त मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के 7 मंत्री असंबद्ध सदस्य हैं, यानी इनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी इन 7 मंत्रियों के साथ ही कैबिनेट बैठक करते हैं और फैसले लेते हैं। खुद मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पास 18 पोर्टफोलियो हैं। बिहार में जीतनराम मांझी रोज नए फैसले ले रहे हैं। इन फैसलों का विरोध करते हुए जेडीयू ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने मांझी के नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कैबिनेट के नीतिगत फैसले लेने पर लगी रोक को हटाते हुए फैसले लेने की छूट दे दी है। लेकिन कोर्ट ने इन्हें 21 फरवरी के बाद लागू किए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद मांझी कैबिनेट ने फिर से फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। मांझी कैबिनेट के नए फैसले में पासवान को महादलित में शामिल करने का फैसला लिया गया है। साथ ही पत्रकारों को पेंशन देने और ठेके के शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। मांझी के इन फैसलों के बाद सवाल उठता है कि अगर 20 फरवरी को वो विश्वास मत हार जाते हैं तो जो नई सरकार बनेगी वो किस तरह से इन फैसलों को पलटेगी। अगर सरकार इन फैसलों को चलने देती है तो वित्तीय बोझ बहुत भारी होगा और कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर नई सरकार ने फैसलों को पलटा तो उसे राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में जेडीयू कोर्ट में जाने की रणनीति बना रही है ताकि कोर्ट मांझी की सरकार को अल्पमत की सरकार बताते हुए फैसलों पर रोक लगा सके। इससे सरकार पर आंच भी नहीं आएगी। प्रदीप नरानिया, चैनल 1 न्यूज।
मांझी अपने वोट बैंक को देखते हुए फैसले ले रहे हैं। मांझी जानते हैं कि अगर वो विश्वास मत नहीं जीत पाते हैं तो उनके फैसले उनकी आगे की राजनीति को तय करेंगे। अगर वो अपनी अलग पार्टी भी बनाते हैं तो उनके ये फैसले उन्हें फायदा पहुंचाने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 20 फरवरी के दिन विधानसभा में शक्ति परीक्षण से गुजरना है, लेकिन उससे पहले ही मांझी ने अपने फैसलों से नीतीश खेमे की नींद उड़ा दी है। मांझी जो फैसले ले रहे हैं वो फैसले नीतीश के लिए चुनौती खड़ी करने वाले हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि मांझी ने क्या अहम फैसले लिए हैं। सड़क निर्माण के ठेके में दलित वर्ग को अहमियत देने का फैसला। मांझी ने आरक्षण कार्ड खेलते हुए गैर राजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 35% कोटा रखने का फैसला किया। होमगार्ड के जवानों की उम्र सीमा बढ़ाकर 58 से 60 साल करने का फैसला। होमगार्ड का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 300 रुपए से 400 रुपए किया। पुलिस विभाग में सिपाही के स्तर से लेकर इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी भी देने का फैसला मांझी सरकार ने किया। 2 शोध संस्थानों कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान और स्वामी सहजानंद शोध संस्थान की स्थापना को मांझी सरकार ने मंजूरी दी। मांझी ने एक दिन में 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 21 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 2426 सड़कों का शिलान्यास भी किया, जिन पर 3580 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मांझी ने 3 सड़कों और पुलों का भी उद्घाटन किया। ये वो फैसले हैं जो मांझी सरकार ने लिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 7 मंत्रियों की कैबिनेट बिहार की करोड़ों जनता के लिए फैसले ले सकती है? क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? अपने फायदों को देखते हुए कोई किसी राज्य के लिए कैसे परेशानी खड़ी कर सकता है? प्रदीप नरानिया, चैनल 1 न्यूज। वाकई में मांझी की अल्पमत में सरकार है, बावजूद इसके बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। ये नई जो राजनीति की परंपरा की शुरुआत हुई है, इसको किस तरीके से देखा जाए और वाकई में ये राइट किसने दिया है, अधिकार किसने दिया है, अब तक ऐसा कभी होते देखा नहीं गया है। लोकतंत्र के लिए कितना सही है और कितना खतरनाक है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के नेता अशोक सिंह जी मौजूद हैं, जेडीयू नेता डॉक्टर प्रत्युष नंदन हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चर्चा की प्रत्युष नंदन जी से। नंदन साहब, जिस तरीके से बिहार में अब जो सियासी संकट मंडरा रहा है और जिस तरीके से अल्पमत में मांझी की सरकार आई और जिस तरीके से धड़ाधड़ फैसले लिए गए, ये नई परंपरा की जो शुरुआत हो रही है लोकतंत्र के लिए, हालांकि इसको बहुत खतरनाक माना जा रहा है, जिम्मेदार कौन है इन सब का? जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उनके माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, जिन्होंने 15 दिन का समय उन्हें दिया है बहुमत साबित करने के लिए। तो परंपरा रही है कि अगर कोई सरकार पर प्रश्न चिन्ह आ जाए कि उसको बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल उसको जल्दी से जल्दी कहते हैं कि आप फ्लोर पे बहुमत साबित करो। लेकिन ये खरीद फरोख्त हो सके, हॉर्स ट्रेडिंग हो सके, इसके लिए उन्हें एक लंबा समय दिया गया। फिर भी उनके पास वो नंबर्स नहीं है। वो जो 7 लोगों का मंत्रिमंडल है, उसमें से मात्र 3 लोग विधानसभा के सदस्य जिनको वोटिंग राइट है, 4 लोग विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन वो सरकार पूरी तरह से जो जनता के चुने हुए 10.5 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि बन करके, जिसमें से मात्र उन प्रतिनिधियों में से 3 लोग ही प्रतिनिधि हैं, वो सारे फैसले ले रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि उन फैसलों से हजारों करोड़ का फाइनेंशियल जो बोझ आने वाले सरकार को उठाना पड़ेगा, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो। तो निश्चित ही वो एक गलत परंपरा है और कहीं भी
इसके बाद तो अब कोई भी नेता अगर पार्टी के हितों के खिलाफ काम करेगा और पार्टी उसको हटाएगी तो कहेगा मैं नहीं हटूंगा। तो आखिर ये इस परंपरा से तो देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचेगा। देश में ये आपका ही लोकतंत्र में फैसला था, नैतिकता, ये आपका ही फैसला था मांझी को सीएम बनाने का। निश्चित आखिर ही ऐसा हमारा क्या फैसला- हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको ये सोचना पड़ा, आपको खतरा महसूस होने लगा मांझी से? वो सब सामने है। अभी 7:30 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी ने जिस तरह से मांझी को सपोर्ट करने की घोषणा की है, तो सब सामने है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था कि उनको हटाएं, उनको हमें हटाना जीतनराम पड़ा। मांझी की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि मैं उनके इशारों पर काम करूं, कठपुतली की तरह काम करूं, वो जो कहें मैं करूं। ऐसा नहीं किया मैंने और इसीलिए वो खटकने लगे आपकी आंखों में। देखिए, पार्टी का कोई भी सरकार, लोकतंत्र में कोई भी सरकार जो है पार्टी के माध्यम से चलती है। तो नीतीश कुमार हो या मांझी जी मुख्यमंत्री बने हो, चाहे कोई और भी किसी पार्टी का बने, तो निश्चित ही वो पार्टी के जो विचारधारा है, पार्टी ने जो जनता से वादा किया है, उन वादों के अनुरूप काम करने का उनसे आशा की जाती है। मगर सर, सीएम का संवैधानिक पद है, उनका भी अपना विवेक है, ज्ञान है, तो वो अपने तरीके से सोचने में सक्षम है। ये गलत बात है। एक चीफ मिनिस्टर या एक प्राइम मिनिस्टर के पास सैकड़ों फाइलें प्रतिदिन आती हैं। किसने वो बताया कि कब उनको फाइल दर फाइल किसी नीतीश कुमार जी ने या और किसी ने उनको डिक्टेट किया और वो नहीं किए तब ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होता है। सैकड़ों फाइल प्रतिदिन होता है, विभाग बटे होते हैं, हर विभाग के फाइल होते हैं, हर विभाग के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के अंदर भी जो चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट होता है उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर भी विभाग बटा हुआ होता है। कोई ये कहना किसी चीफ मिनिस्टर को कोई एक व्यक्ति उसको डिक्टेट करेगा फैसले लेने से, तो वो गलत बात है। जो 3426 किलोमीटर का जो सड़क का उन्होंने जो आपने कहा शिलान्यास किया है, कोई एक दिन में कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता है। उसका कुछ एक प्रक्रिया से वो नंबर्स लिए गए होंगे कि कहाँ का सड़क कहाँ कहाँ ये बना होगा, एक लंबा उसका एक तरीका होता है। तो ओवरऑल आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज ये फूट इशारे पड़ी है पर काम JDU करने में, तो लगे बीजेपी का थे इसमें हाथ कि है। पार्टी को पता लगा, पार्टी ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप ये नहीं करो, लेकिन वो करते रहे, अपने जिद पे अड़े रहे। उन्होंने अपने आगे की देखा कि अब तो चीफ मिनिस्टर हम बन गए, अब आगे क्या हो सकता है। वो आगे की भविष्य की व्यक्तिगत राजनीति के कारण उन्होंने ये बीजेपी के इशारे पे काम या करने फिर का नीतीश फैसला कुमार किया। को ये खतरा तो महसूस निश्चित होने ही- लगा कि मांझी तो निश्चित ही लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं, तो मेरा नंबर तो फिर आने से रहा। नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता है। नीतीश कुमार जी ने पार्टी के एक एक लोगों को खड़ा किया, एक एक लोगों को बनाया है, उसमें मांझी जी भी है। तो और बीजेपी मांझी फिर जी बीच से में क्या कहां से आ उनको गई खतरा हो इसमें? सकता है? बीजेपी किसको? मांझी जी ने तो कभी जिंदगी में 1-2-4 MLA भी नहीं बनाए प्रत्युष और उनको नंदन जी, नीतीश कुमार ऐसे ग्रेट प्रत्युष नेता नंदन थे जी, कि फिर जिन्होंने बीजेपी बीच में उनको- कहां से आई इसमें? क्योंकि मांझी ये जी तो की मांझी का अपना व्यक्तिगत फैसले थे, व्यक्तिगत फैसले उन्होंने लिए। उन्होंने कहा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरा भी और विवेक काम उनके वो करता जो है। 5-7 लोग जो उनके साथ हैं, जो मंत्रिमंडल में, उनकी व्यक्तिगत आकांक्षा और भविष्य की राजनीति में उनके क्षेत्र की राजनीति के मतदाताओं के हिसाब से उन्हें लगा कि इस खेमे से मेरी राजनीति अब आगे और आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो एनडीए खेमे में जाना चाहते थे। तो उन्होंने इसको एक बहाना बनाया और ये पता चल गया हम लोगों को। जब ये पता चल गया तो हम लोगों को उनको हटाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। हम उनको इज्जतदार एग्जिट देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो इस्तीफा देने से मना कर दिए। तो हमारे पास क्या उपाय था, आप बताएं। अशोक जी, देखिए, इन्होंने तो मासूमियत से बड़ा दोष मढ़ दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आपको याद होगा जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों को मैंडेट मिला था, लेकिन ये 117 पे थे, हम कुछ थे 92 पे थे और कुछ ही सीट इनके कम थे। इनको अलग जाना था, चूँकि इनको लगा कि भाई कुछ सीटों का हम प्रबंध कर देंगे, और ये इन्होंने दूध से मक्खी की तरह निकाल के भारतीय जनता पार्टी को अलग कर दिया। ये जो आज अस्थिरता का दौर वहाँ पे है, इसका अगर कोई कारण है तो एकमात्र है, वो है नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कहा था कि ठीक है, अगर आपको गठबंधन से नहीं बनती है, आपको हटाना है, तो हम चूंकि दोनों संयुक्त रूप से जनता के बीच में गए थे और राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ
वहां के लोगों ने हम लोगों को मैंडेट दी थी, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को। तो आप विधानसभा भंग करें और चुनाव में जाएं, और चुनाव में ठीक है, अगर जनता आपको जनादेश देती है तो आप आए और आप सरकार बनाए। लेकिन जिसके खिलाफ बिहार की जनता ने जनादेश दिया था, नीतीश कुमार जी ने अपना घुटना उन्हीं के पास ले आकर टेक दिया, और जिस जंगल राज की बात करके इनकी पार्टी की उत्पत्ति हुई थी और जिस विचारधारा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू लड़ती थी, आज उसी विचारधारा के साथ, जंगल राज के साथ ये वहां खड़े हो गए। अब बात ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि जब प्रदेश की जनता ये पूछने लगी जीतन राम मांझी जी से कि अब क्या लेके आएंगे आप वोट मांगने, आप तो पहले ये कहते थे कि बिहार से जंगल राज को हटाना है, बिहार से अपराधियों को हटाना है, सुशासन देना है, और आज उसी लालू यादव के जो गुंडे बदमाश जो वहां पे अताताई आपके साथ पप्पू यादव, रामकृपाल यादव, साधु यादव, आप मेरी बात सुनेंगे? साथ है। डॉक्टर साहब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था, मैं उनकी बता दूंगा। न साधु यादव मेरे पास में है, सुन लीजिए, और साधु यादव की बात करते हैं, साधु यादव हमारे यहाँ एमएलए एमपी नहीं है। सुन लीजिए, आपके यहाँ क्या है कि जिस लालू प्रसाद यादव ने जितने लोगों को वहां पे पाला था वो वहां से गायब हो गए थे, लेकिन जैसे ही ये सरकार में शामिल हुए, ये वहां गए, वो फिर स्थितियां आ गई कि फिर वही जाति की राजनीति होने लगी, फिर वही गुंडई की राजनीति होने लगी, फिर माफियाओं की राजनीति हो गई। और ये कारण था कि लोग मुख्यमंत्री होने के नाते जीतन राम मांझी से पूछने लगे कि अब क्या करोगे। ये मामला है जो इनके बीच में बिगड़ा। अब ये भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं। अगर आप इतने ही नैतिकता वाले थे तो जब भारतीय जनता पार्टी को आपने अलग हटाया था उस समय आप इस्तीफा देते और कहते कि ठीक है, ये जनादेश संयुक्त रूप से हमें मिला था, अब हमारी नहीं बन रही है, हम चुनाव में जाते और चुनाव में आपको जनादेश मिलती है, आप वहां पर मुख्यमंत्री बनते। वो भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी का इस्तीफा नहीं मांगा था। जब लोकसभा में वो अलग हुए, अलग चुनाव लड़े और वो हारे, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि बिहार की जनता ने जनादेश से मुझे अलग हटा दिया और बीजेपी को दिया है, इसलिए मैं नैतिकता के आधार पर देता हूं। और उन्होंने रबर स्टाम्प समझ के जीतन राम मांझी को आगे किया। वही जीतन राम मांझी से आज इनकी दिक्कत हो गई। इसमें भाजपा कहां दोषी है? दोषी है तो नीतीश कुमार है, दोषी है तो नीतीश कुमार की नीति है, और दोषी है तो उनकी पार्टी के लोग हैं। बीजेपी का ही हाथ है। अगर आज जेडीयू का घर टूट रहा है, अगर वहां पर सियासी संकट खड़ा हुआ है, तो ये बीजेपी ने पर्दे के पीछे खेल खेला है मांझी के साथ सौदा करके। और ये भी खबर है कि आप समर्थन देने जा रहे हैं, जिनके ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है। मैं आपको बता हाउस में करने के लिए 15 दिन डॉक्टर साहब, आप कल समर्थन दे रहे हैं मांझी को? मेरी बात सुन लीजिए। कल आपको याद होगा कि हमारे यहाँ संजय झा एमएलसी हुआ करते थे। सबसे पहले उन्होंने परंपरा ये की। उनके यहाँ बहुत सारे नेता हुआ करते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी उनके पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल नहीं किया जब तक हम लोग उसमें रहे। उन्होंने सबसे पहले संजय झा को बीजेपी से तोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किए। एक गठबंधन की परंपरा को उन्होंने तोड़ा। आप मांझी को समर्थन दे रहे हैं या नहीं? देखिए, वो तो चूंकि अब मैं आपके स्टूडियो में हूँ, पिछली बार भी दूसरे स्टूडियो में था, पार्टी ने क्या तय किया है ये अभी तो मुझे जानकारी नहीं है। पता नहीं। पीयूष पंत जी, क्योंकि आपको शायद हो सकता है न्यूज आ गया हो। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी सपोर्ट करने हैं, तकरीबन ये माना कर भी दिया है, तय हो चुका है शायद। पीयूष पंत जी, ये जो सियासी संकट आज बिहार में मंडरा रहा है, सबसे पहला सवाल तो ये कि जिम्मेदार कौन, और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा मुख्य मुद्दा है आज का, कि जो अल्पमत में फैसले मांझी ले रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है? देखिए, जहाँ तक पहला सवाल आपका है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार महत्वाकांक्षा है। वो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा और जो है मांझी की महत्वाकांक्षा, दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव है। चूंकि नीतीश कुमार को एक चूंकि वो देखिए, इसके पहले भी लोकसभा चुनाव जब अलग हुए तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी कि मोदी ना आए, और उनकी भी इच्छा थी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में, कहीं ना कहीं वो अपने को भी देख रहे थे। तो वो एक महत्वाकांक्षा वो भी पाले हुए थे। और जब वहाँ नहीं हुआ तो उन्होंने एक मॉरल ग्राउंड पे ये बात रखी कि अपने को कहीं एक बहुत बड़ा नेता स्थापित करके बिहार में, और एक अपनी छवि बना के, और फिर से वो जो मुख्यमंत्री के पद में आए। तो वो महत्वाकांक्षा थी, उसमें लगातार जो है ठेस लग रही थी। जिस तरह से मांझी साहब जो वक्तव्य दे रहे थे, जिस तरह से वो काम कर रहे थे, जिस तरह से वो एक पपेट चीफ मिनिस्टर नहीं बने हुए थे, वहीं पे मांझी खास वर्ग के लोकप्रिय होते जा रहे थे। जी हाँ, लोकप्रिय होते जा रहे थे। वो एक खास वर्ग से आते थे, जिस वर्ग को बहुत
ही कोशिश करके और बहुत संभाल के जो है नीतीश लेके आए थे, जिसके समीकरण की वजह से जो है उनको सफलता मिली थी और लगातार उन्होंने ही उसको इतना आगे बढ़ाया था उसको पूरा। उसी का व्यक्ति एक, उन्होंने सोचा नहीं था कि वो व्यक्ति, तो लगातार मांझी साहब को लगा कि मैं उस वर्ग का हूं और एक ये मौका है कि अपना नेतृत्व संभालने का। बिहार में वैसे भी देखिए दलित या महादलित, दलित के बीच में एक रामविलास पासवान जो नेता आज के समय में हैं, जो वो रिप्रेजेंट करते हैं बिहार संकेत दे दिए उन्होंने, कहा लेकिन वो चले गए थे आपके क्या नाम बीजेपी में भी, और एक स्लॉट वहां पे खाली, तो वैसे भी पासवान की लोकप्रियता बिहार में कम हो रही थी, तो ये मांझी साहब को लगा कि बहुत अच्छा मौका है, वो उन्होंने, तो वो उनकी महत्वाकांक्षा जग गई यहाँ पे। वो लगातार ये टकराव हुआ, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि स्थितियां ये बन रही हैं। जहां तक दूसरा सवाल है आपका लोकतंत्र के, निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से, हालांकि बहुत गैर संवैधानिक हम उस तरह से नहीं कहेंगे, क्योंकि गैर जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसी को फॉलो किया जा रहा है लगातार उस चीज़ों को, लेकिन व्यक्तिगत आकांक्षाएं जो हैं वो उसकी वजह से जो है राजनीति और राजनीतिक स्वार्थ की वजह से जो है कि हम देख रहे हैं लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। कि जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत ही छोटा कैबिनेट जो है कि जबकि वो मुख्यमंत्री को निकाल दिया उस पार्टी ने, जिसके पार्टी की वजह से वो मुख्यमंत्री बने हुए थे, फिर भी उन्होंने ताकत देने से मना कर दिया है। कैबिनेट बहुत छोटा है, कैबिनेट छोटा है ठीक है, अब उसी प्रक्रिया यही, या तो आप गवर्नर जो है राज्यपाल अविश्वास प्रस्ताव अगर जो है जेडीयू अपना नया नेता चुन लेता, उनको निकाल दिया पार्टी ने, तो ये विवेक पे है राज्यपाल के, राज्यपाल ने विवेक दिया कि आप अपने फ्लोर पे टेस्ट करें, तो वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है। लेकिन लोकतंत्र को जहां तक कहें कि हम कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूं कि बहुत नुकसान नहीं, तो कहीं ना कहीं जो है कि एक ठेस तो लगती ही लगती है कि अगर व्यक्तिगत जो स्वार्थ आपके सामने आ जाए और आप जो है कि अपने लिए सब कुछ करने लगे, उनमें आप जो है प्रक्रियाएं जो है, जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उनका यही बड़ा सवाल है, कहीं कमजोर करने लग जाए, स्वार्थ होता है, ये नुकसान खेल होता है और लोकतंत्र नुकसान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुष्परंजन जी, ये जो प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं मांझी फैसलों को लेकर, अल्पमत में है, ज्यादा संख्या नहीं है, बड़े बड़े फैसले ले लिए, बाद में कोर्ट ने हालांकि रोक लगा दी कि आप जब तक बहुमत साबित नहीं कर सकते फैसले नहीं ले सकते। क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया है? नहीं, अब तो कोर्ट ने कह दिया कि फैसले लें आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैसलों पर अमल 21 तारीख को फ्लोर टेस्ट के बाद होगा। इन्होंने जो गणित बनाया है, नीतीश का दावा है कि 99 जेडीयू के उनके साथ हैं, 24 आरजेडी के, 5 कांग्रेस के, 1 सीपीआई-एम के और 1 इंडिपेंडेंट, ये आंकड़ा उनके पास है। मांझी का दावा है 44 जेडीयू के उनके पास हैं, 12 आरजेडी के हैं, 87 बीजेपी के हैं। तो अगर ये बीजेपी के लोग उनके साथ आ जाते हैं, मोदी जी जैसा कि सबका साथ सबका विकास नारा है उनका, तो अगर इस नारे में मोदी जी थोड़ा सा आगे उनको पुश कर रहे हैं, तो मांझी का विकास संभव है इस तरह से। ये एक बहुत ही मजबूत, क्यों ये इतने मजबूत होते चले गए, क्यों ये फैसले ले रहे हैं, जो प्रश्न आपने पूछा, वो ताकत उन्हें दिल्ली से मिल चुकी थी। जब नीति आयोग की बैठक में आए थे जी, उस दौरान ही उन्हें वो संकेत मिल गया था कि आप आगे बढ़ो, हम लोग हैं आपके साथ। ये इसलिए कि देखिए वही समय है जब मोदी जी ने शपथ यहाँ ली थी, उसके आसपास ही मांझी ने भी शपथ ली थी बिहार में। तो एक होता है कि भाई चलिए केंद्र में हम आए तो आपके साथ हम हैं। और आज की तारीख में बिहार में दलित आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, सारे महादलित हो चुके हैं, 22 के 22 को आपने महादलित बना दिया। और ये कार्ड नीतीश कुमार जी ने अपने समय में खेला था 2007 में जी, जब उन्होंने राज्य महादलित आयोग बनाया था, और उसकी रिपोर्ट को फटाफट जारी करके उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया जी। वहां पर 3 जातियां जो है, जो महादलित में सबसे ज्यादा वोट बैंक है, वो है रविदास, मुसहर और पासवान, जो, और ये 18% कुल बिहार की आबादी का 18% है। ये एक ऐसा वोट बैंक है, ऐसी ताकत थी जिस पर आखिर में ये पासवान कार्ड जो चला है, उसके पीछे यही था कि सबसे ये ट्रम्प कार्ड को हम आखिर में चलेंगे ताकि ये हमारी तरफ चले आए। ये खेल इसमें था। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि बिहार को फिर आप 20 साल, 50 साल, 100 साल पीछे उसी जातिवाद के चक्रव्यूह में डाल रहे हैं। और वही, अच्छा, ये जो ठेकेदारी वगैरह हुआ, इसमें भी इन्होंने किया कि सबसे ज्यादा हम महादलित के जो लोग हैं उनको हम देंगे, मतलब सबका विकास, सबका साथ नहीं, एक खास वर्ग का साथ हम देंगे और उसका विकास करेंगे। ये हो रहा है। वहाँ पर चौकीदार की जो पोस्टिंग का ऐलान इन्होंने किया है, उसमें भी यही कार्ड, महादलित कार्ड खेला है। मतलब ये महा अन्याय हो रहा है बिहार की जनता के साथ। सारी जनता जो है
इसका अच्छा, सबसे दिक्कत की बात यह है कि इन्हीं मांझी साहब को सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि ये रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है। आज आप इसी रबर स्टैंप मुख्यमंत्री को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इसी रबर स्टैंप मुख्यमंत्री को आप फ्लोर पर, जब ये तो आज सीक्रेट वोटिंग कल होनी है, तो उसमें तो आराम से संभावना है, जिस तरह से 87 के 87 व्हिप जारी कर दिया है, तो एक बड़ी ताकत बन के ये निकाल लेंगे अपनी जगह, मुझे लगता है। खैर वो तो पता चल जाएगा, क्योंकि आंकड़े अगर जुटेंगे तो वाकई पता चल रहा है। मैं ब्रेक पर जाऊंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रही, क्योंकि तमाम सवाल ऐसे खड़े हुए हैं, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसको अब नहीं अपनाया जा रहा है और अपने मन मुताबिक फैसले लिए जा रहे हैं, और राजनीति की जो चाल है वो वाकई में चली जा रही है। खासकर बिहार में इस वक्त हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कैसी सरकार है बिहार में जो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। अल्पमत में होने के बावजूद भी धड़ाधड़ बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ये इसलिए आज चर्चा का विषय है कि इससे पहले ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, और बिहार में आज जो हालात बने हुए हैं, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए वो रोड़ा बनकर खड़ी हो गई हैं, और कहीं ना कहीं बिहार पीछे जाता नजर आ रहा है आगे बढ़ने की बजाय। यहाँ पर जिस तरीके से प्रत्युष नंदन जी, ये तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप बीजेपी पर डाल देते हैं, बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, जेडीयू का करा धरा है, जेडीयू के खुद के डिसीजन थे, उनका खुद स्वार्थ इसमें छिपा हुआ था कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो कठपुतली की तरह काम करे, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसके लिए जाना जाता है। मगर हुआ ऐसा नहीं, उल्टा पड़ गया। आपकी चाल जो थी, जो ट्रिक थी, वो आप पर ही भारी पड़ गई, और उसके बाद आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, अब नहीं तो बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी है, क्योंकि मांझी अपनी लगातार जमीन तैयार कर रहे थे। देखिए, ऐसा है, इस सवाल से पहले मैं 2 शब्द और बोलना चाहूँगा। जैसा इन्होंने कहा कि भाजपा से हमारा जो अलगाव हुआ पूरी तरह से सैद्धांतिक था, क्योंकि वो हम उस भाजपा से नहीं समझौता रख सकते थे कायम, जो लव जिहाद की बात करती हो, जो कि हर वापसी की बात करती थी। उसका नेता का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, जिसके गोधरा के बाद जो वहां हुआ, जिससे 2000 लोगों की जानें गई, और वो वहां का मुख्यमंत्री बनता रहा, वो देश का प्रधानमंत्री हो। तब जेडीयू को वहां आपके नीतीश कुमार जी गुजरात में जाके गोधरा कांड के बाद बातों को नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की प्रशंसा की था उस वक्त, आप इसलिए मैं आप मुझे पूरा करने दीजिए। इन सारे सवालों को देखते हुए कि ये ऐसी परिस्थितियों से हमको सामना करना पड़ सकता है, आज अगर हम साथ होते तो निश्चित ही उन सवालों के साथ हमको खड़ा होना होता, तो निश्चित ही हम उस सवाल के कारण हम इनसे अलग हुए। जहाँ तक उन्होंने पत्रकार महोदय ने कहा कि मांझी जी को 44 विधायक जेडीयू से, 12 आरजेडी से, कांग्रेस से 3 मिल जाएगा, अगर उनको ऐसा गेस आप कर रहे हैं, इससे बहुमत साबित हो जाएगा, तो एंटी डिफेक्शन का क्या होगा? एंटी डिफेक्शन के लिए जेडीयू को तोड़ने के लिए 77 एमएलए चाहिए, आरजेडी को तोड़ने के लिए 18 एमएलए चाहिए, और कांग्रेस को तोड़ने के लिए 4 एमएलए चाहिए। तो एंटी डिफेक्शन का जो लॉ है, उस लॉ के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी ही पार्टी तोड़ सकती है। तो अगर वो बहुमत सदन में साबित भी कर देते हैं, तो नेक्स्ट डे जो स्पीकर होंगे वो उन सारे की सदस्यता समाप्त कर देंगे, फिर भी जेडीयू बहुमत में रहेगी। तो वे जो वहां का जो डेमोग्राफी है, असेंबली में पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन है, उससे स्पष्ट है कि मांझी जी की सरकार अल्पमत में स्पष्ट है, और उसको 15 दिन तक बनाए रखना गलत था, इसीलिए ऐसा हुआ। और मांझी जी से जो हमने समर्थन वापस लिया, उसका पूरा नतीजा अभी 7:30 बजे के प्रेस विज्ञप्ति से आपने जो तमाम प्रक्रियाएं अपनाई, जो आपने मांझी के सीएम रहते हुए तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं अपनाई, आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, और किस तरीके से नेता सदन चुना गया, ये क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया थी क्या? जो आपने मांझी के सीएम पद पर रहते हुए जो विधायक दल की बैठक बुलाई
और जिस तरीके से नेता सदन चुना गया, कोर्ट ने भी हालांकि आपको उसमें गलत ठहराया था कि प्रक्रिया गलत मांझी थी। जी को कहा गया इस्तीफा दो, उन्होंने नहीं दिया, तो फिर हमारे पास चारा क्या था अपने पार्टी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए? नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये राइट आपको वो- किसने दिया कि आप विधायक दल की बैठक बुला लेंगे सीएम के क्यों रहते नहीं हुए? बुला सकते हम विधायक दल की बैठक? पार्टी के संविधान, पार्टी इलेक्शन कमीशन में जो संविधान अप्रूव्ड है उसके हिसाब से चलता है। उसके संविधान के, पार्टी के एक धारा 21 के उपधारा 3 के ए में राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमाम ये जो इमरजेंसी पावर मिले हुए हैं, उस पावर को का इस्तेमाल करके उनको विधायक दल का नेता चुना गया, नीतीश कुमार को। और जब आपने नेता सदन चुना, उसको कोर्ट ने भी, पटना हाई कोर्ट ने गलत ठहराया था, तो कोर्ट की बात भी आप नहीं मानेंगे क्या? नेता आप भी यहाँ पर देखिए, कोर्ट एक प्रोसेस से चलता है, प्रोसेस में नेता सदन चुनना उनको गलत कोर्ट ने नहीं किया। पुष्परंजन जी, सवाल ये है कि सवाल इन पर भी उठे थे कि मांझी के सीएम पद पर रहते हुए तमाम तरह की कोशिशें इन्होंने ऐसी की, कदम तो उठाए जो संवैधानिक नहीं थे। क्या ये जो जेडीयू ने प्रोसेस अपनाया वो कितना सही था? पुष्प, अभी पार्लियामेंट, इनका प्रश्न सुनने दीजिए जरा, क्या कह रहे हैं, मैं सुन तो लूं तब जवाब दूंगा। सवाल ये है कि जो जेडीयू ने रास्ता अपनाया मांझी के सीएम पद पर रहते हुए, जिस तरीके से उकसाने की कोशिश की, विधायक दल की बैठक बुला ली, उसके बाद नेता सदन चुना गया, कोर्ट ने भी कहा, ये कितना सही था? आज ये सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से। बिल्कुल, देखिए वो धारा इतना और धारा उतना, उपधारा ये, वो सब धाराएं अपनी तरफ है। मांझी ने आज सार्वजनिक जो बयान दिया उसमें यहाँ तक कहा कि एक विधायक मुझे लगातार बेइज्जत करता रहा और नीतीश जी चुपचाप सुनते रहे, टालते रहे, भीष्म पितामह की तरह। ये प्रश्न उन्होंने सार्वजनिक किया कि भाई क्यों मेरे साथ, सिर्फ ये धारा उपधारा की बात भी नहीं थी, एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और उसे विभिन्न तरीकों से आप सप्रेस कर रहे हैं, एक चीज। दूसरा, अगर आप जब तक बीजेपी आपके साथ थी तो बहुत अच्छा था, गोधरा कांड भी एकदम शुद्ध, सब कुछ ठीक चल रहा था, बीजेपी बहुत सेकुलर पार्टी बन गई थी। बीजेपी आपसे अलग हुई तो बिल्कुल अराजकता वाली पार्टी हुई और तमाम जो लांछन लगा नेता हमारे नेता नहीं थे, वो एक राज्य के आप क्यों बीजेपी के साथ गए? जब एनडीए के नेता नहीं थे ना, पार्टी तो थी ना, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, पार्टी तो थी, पार्टी तो वही थी, भारतीय जनता पार्टी से नेता तो वही थे, नेता तो वही थे, पार्टी तो वही थी, नया रूप धारण करके वो आगे स्वर्ग से उतरे हुए कुछ अलग से प्लानेट से आए हुए थे। नीतीश जी के मंत्री विचारधारा तो वही थी ना, रूप में आज वो विचारधारा तो वही थी बीजेपी की, वही संघ था, वही सब गोधरा था, उसका नेता अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी था ना, नरेंद्र मोदी नहीं था ना, जिस पर कि 2000 लोगों के मौत ये की कुतर्क जिम्मेवारी जनता इसको मानने को तैयार नहीं है, इस तरह कुतर्क। और दूसरा ये कि जिस तरह की राजनीति अभी आप लोग कर रहे हैं वहाँ बिहार में, ज्यादा अच्छा हो कि राष्ट्रपति शासन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, बीजेपी की तो अल्टीमेट मंशा ही यही है। बीजेपी ने जो कार्ड खेला है उसमें दोनों ही फायदा है बीजेपी का, तो बीजेपी का फायदा दोनों में ही है। से शायद वो हंगामा करा के राष्ट्रपति शासन की ओर धकेल भी दे, क्योंकि जिस तरह से एक अल्पमत नहीं, बीजेपी का तो दोनों हाथ में लड्डू चला रही है। आपको नुकसान क्या है? उससे क्या नुकसान? अब आपको 6 महीने बचे हैं, नवंबर में चुनाव होना है, तो नीतीश अब क्या कर लेंगे? अब क्या कर लेंगे? विधानसभा जनता ने 5 साल नहीं, बन भी जाते हैं। अभी असल में क्या है ना कि वित्त बजट सत्र है, 75,000 करोड़ दिख रहा है कि कहाँ लूटेंगे बांटेंगे और चुनाव के लिए हम ये करेंगे, वो दिख रहा है। जैसी योजनाएं घोषित कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए, वो दिख रहा है। जी अशोक जी कहिए। दरअसल जो अभी पीयूष पंत जी ने कहा, फैक्ट वही है कि नीतीश जी को अति महत्वाकांक्षा ले गया। ये बात कर रहे हैं कि उस समय वो दौर के नेता नहीं थे। मैं मानता हूं जिस समय ये गठबंधन हुआ था उस समय नीतीश कुमार भी नेता नहीं थे, इनके पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस साहब नेता थे, शरद जी नेता थे, हमारे यहाँ अटल जी थे और आडवाणी जी थे। स्थिति ये बना कि उसके बाद भी हम लोग कई चुनाव लड़े, 95 में लड़े, 2000 में लड़े, उसके बाद भी 2005 में भी लड़े, कई चुनाव हम लोग लड़े। ये दिक्कत नहीं थी। दिक्कत अब ये कहते हैं कि वो हिंदुत्व क्या बात है, तो हिंदुत्व तो हमारी जन्म से शुरू से ही चलता आया है। भाई हिंदुत्व की राजनीति हम लोग करते हैं, कोई नया तो था नहीं। 92, 93 में बाबरी मस्जिद भी हुआ, उसके बाद भी इनसे गठबंधन हुआ, उसके बाद भी हम लोग कई चुनाव लड़े। 3 विवादित मुद्दे हटा दिए गए थे। आप अपनी जानकारी सही कर लें। आप मुझे वो 3 विवादित मुद्दे हटा लिए गए थे। मुझे लगता है डॉक्टर साहब अभी आपने कहा था कि आप चुप रहिए, मैं चुप था, मैं उंगली उठा रहा था लेकिन मुंह नहीं बोला। हमारे मुंह में कोई गलत बात डाल देंगे कि हिंदुत्व के साथ थे तो हम नहीं मानेंगे ना। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि या तो फिर नहीं, आप थोड़ा सा जो आप कहते हैं, जो आप
हिंदुत्व के साथ हमारी कौन सी बातें हटी थी? एनडीए के हमारे पास धारा 370 भी था, राम जन्मभूमि भी था, हिंदुत्व की राजनीति भी थी, और उसमें आपके नेता बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, और आप ही के नेता शरद यादव एनडीए के संयोजक थे, भाग नहीं लिए थे सर। आप कोई नेता, आप उदाहरण बताओ, आप ही थे। आपको कुल मिला के क्या थी आपकी महत्वाकांक्षा थी कि आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। दुबे जी गए, चौबे जी गए, छब्बे बनने, दुबे बन के रह गए। आज जो स्थिति बिहार की आपने बनाई है, बिहार की जनता देख रही है, और शायद नीतीश कुमार जी ये समझ गए हैं कि नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया कि सत्ता में आने वाले नहीं है, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने प्रभावित करके और विपक्ष की कुर्सी उन्होंने आज ही परमानेंट कर लिया है। इनको पता है कि सरकार में नहीं आने वाले, इसीलिए आप बताइए विपनेश जी, ये तो विडंबना ही है ना कि कल सदन में बहुमत तय होना है, और आज ये विपक्ष के नेता बन गए, और फिर एक तरफ आप दावा करते हैं कि 130 सीटें हमारी है। मुझे लगता है कि आपको शायद शांति से डिबेट करने की। एक सवाल का जवाब, जेडीयू ने जो किया है वो जनता ने, बिहार की जनता ने देखा है। मांझी ने जो किया है वो बिहार की जनता ने देखा है, परखा है, जाना है। बीजेपी भी अपनी जमीन तलाश रही है, पूरी कोशिश कर रही है सरकार बनाने की बिहार में। सवाल ये है कि जब जेडीयू आपसे अलग हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तब आपके भीतर भी टीस थी, भले ही आपने तब कुछ ना कहा हो, कहीं ना कहीं अखर रहा होगा अंदर, जैसे कि राजनीतिक पार्टियों में होता आया है। और दूसरा सवाल ये कि आपके बिहार के नेता जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुशील मोदी, नीतीश कुमार को भी करप्ट कह चुके हैं, और वो मांझी को भी करप्ट कह चुके हैं। जिस तरीके से मांझी का बयान आया उसके आधार पर, अगर आप इनके बावजूद भी मांझी को समर्थन दे रहे हैं उनकी इस पोजीशन पर आकर, इन हालात में, तो फिर जनता आपको किस तरीके से देखेगी? आप भी तो वही कर रहे हैं जो अब तक की पार्टियां। आप कहां पाक साफ बनने की कोशिश? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। पहला आपने पूछा कि बीजेपी जमीन तलाश रही है। आप अगर उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो जब हमारी 66 सीटें हुआ करती थी बिहार में, तो इनकी 36 सीटें थी। ये छोटे पार्टी थे, हम बड़े थे। लोकसभा भी हम ज्यादा लड़ा करते थे। मैं आपकी बात, मैं वही ले जा रहा हूं। आप मुझे समय दीजिए 2 मिनट, अच्छा लगेगा। और हम बड़ी पार्टी थे, लेकिन एक गठबंधन हुआ और वहां पे हमने इनको विधानसभा में ज्यादा सीटें दी। यहाँ पे सही कर दूं, 36 समता पार्टी का था और 22 एमएलए जेडीयू का था। 36 सर जेडीयू थी क्या? 22 जनता दल यू थी, जनता दल यू था सर। 2000 के असेंबली की सर हमारी उस समय गठबंधन समता पार्टी। आपको डॉक्टर साहब जो आपको बताना हो बताइए, आप मैं बोलता हूँ आप भटक जाते हो। नीतीश कुमार मुझे लगता है बोलते हो तो हम लोग देखिए आप बोल रहे थे। आज का जेडीयू उस वक्त नहीं था, आज का जेडीयू उस वक्त अलग जेडीयू था, समता पार्टी अलग था, भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है डॉक्टर साहब अगर आप स्वच्छ चर्चा करेंगे तो ठीक है, आप बोलेंगे मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, तो बड़ी दिक्कत होगी डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब आपको जानकारी नहीं है, आपकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। आप कितने लोकसभा चुनाव लड़ते थे? आप बताएं, नीतीश कुमार जी 77 के बाद कब चुनाव जीते? बताइए आप। नंदन साहब, अशोक जी, आप 77 के बाद नीतीश कुमार जी कब चुनाव जीते? 77 के बाद 85 में असेंबली जीते। आप क्या बताओ? आपको जानकारी नहीं है, उनका तो खुद ही अस्तित्व नहीं था। भाजपा के आने के बाद आपकी पार्टी का अस्तित्व आई है। 80 लड़े, 85 सब हारे, 77 में भी हारे, 80 हारे, 85 77 में भी हारे, 89 में पार्लियामेंट आए। जो आपके पार्टी के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनको तो आपने पता नहीं कहा भेज दिया। आपका जो 60 एमएलए था उस वक्त जेडीयू को अलग से 22 एमएलए था, समता पार्टी को अलग से 36 एमएलए था। इसलिए ये एहसान मत डालिए। अगर आप 22 अगर विपनेश जी अगर 22 और 37 भी जोड़ देंगे तब भी हमारे 67 से ज्यादा नहीं है। आप कैलकुलेशन मैथमेटिक्स कर लीजिए, 324 का तब भी आपका ज्यादा नहीं है। आज का 243 का हाउस नहीं था। पहले आप मेरे सवाल का जवाब कुछ निर्दलीय सवाल आपसे पूछा, कोई भी भाजपा के अंतर्गत नहीं आना चाहता। विपनेश जी जवाब, विपनेश जी जवाब, जो चीजें आप, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ आपके, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। दरअसल इनकी बौखलाहट, दरअसल जीतनराम मांझी का गुस्सा ये बीजेपी पे उतार रहे हैं। दरअसल ये अपनी बात पे कायम नहीं है, रुक नहीं सकते, सुन नहीं सकते। अपने सवालों का जवाब दीजिए। जेडीयू पर कोई गलत, जेडीयू के
संदर्भों में कोई गलत डाटा पेश करेंगे तो मैं मुझे लगता है डॉक्टर साहब से जो पूछना पहले पूछ लीजिए और ये शांत हो जाए तो मैं जवाब सवाल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, जो आप चाहे वो आरजेडी हो जेडीयू हो, आप सवाल जो खड़े कर रहे हैं वो सवाल आप पर भी खड़ा होता है कि आप उन्हीं मांझी का साथ देने जा रहे हैं तो भी आप पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आपके नेता वहां पर करप्ट उनको बोल चुके हैं और जिस तरीके से जेडीयू आपसे अलग हुई वहां पर कहीं ना कहीं टीस तो थी आपके भीतर और ये सवाल आप पर उठ रहे हैं कि बीजेपी बदला लेने की कोशिश कर रही है उस तरीके। देखिए विपिन जी, पहली बात मैं बता दूं कि हमारे बीजेपी के किसी नेता ने भ्रष्टाचार का आरोप जीतन राम मांझी पर नहीं लगाया। नंबर 1, हमने उनको रबड़ स्टैंप कहा था क्योंकि जब इन्होंने बनाया, मैं आपको याद दिला दूं, जीतन राम मांझी ने अपनी स्टेटमेंट दी जब कि रिश्वत मैंने भी ली और नीतीश जी ने भी रिश्वत ली, तब आपके बिहार के जो नेता हैं सुशील मोदी जी, उनका स्टेटमेंट आया कि दोनों करप्ट हैं। नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार का बात नहीं कहा। उन्होंने सामना में बड़ा लेख, भाई आप सुनिए शिवसेना क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, पूरा देश आपको क्या कह रही है। आप में बड़ी इतनी नैतिकता थी, जब आपने बीजेपी को हटाया था तो आपने दोनों बीजेपी और जनता दल दोनों मिलकर वहां पे सत्ता में आई थी, आपकी नैतिकता थी तो आप इस्तीफा देते, इस्तीफा देकर सरकार बनाते। क्योंकि जो से साथ लड़े थे तो विधानसभा क्यों नहीं लड़े? वो तो शिवसेना भी बात करती, हमने साथ नहीं छोड़ा। शिवसेना में हमारे सीटों की चुनाव से पूर्व सीटों की बंटवारा पे हम लोग गए, बीच में अलग नहीं हटे। उनको शिवसेना की और बीजेपी के साथ सीटों की बात थी, हम चले गए। लेकिन आप तो बताइए ना कि आप जिस जंगल राज की बात करते थे, जिस लालू प्रसाद के खिलाफ बोलते थे, आप किस मॉडल से उनके पास चले गए? सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। मैं तो सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, ये लेना नहीं चाहते। सवाल मैंने अशोक जी से पूछा है, अगर बीजेपी ऐसा करती है तो ये कितना सही है? फिर देखिए मैं बताऊंगा। नहीं, आप सवाल मुझसे कह तो मैं ही बताऊंगा, मतलब ये जो आप कह रही हैं ना, अगर बीजेपी समर्थन देती है इनको, क्योंकि मांझी को भी करप्ट ये लोग कह चुके हैं और ये इन पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू अलग हुई थी तो भाजपा ने मांझी को कभी करप्ट कहा ही नहीं। इन्होंने कोशिश की। देखिए बीजेपी को ये देखिए, जो राजनीति में हम जो देख रहे हैं आजकल, जो है पूरी जितनी भी नैतिकता उसको त्याग दिया गया है वो, तो इसलिए नैतिकता की बात करना मुझे लगता है बेईमानी होगी। इसलिए और हम देख रहे हैं वर्तमान संदर्भ में पूरा का पूरा नैतिकता का त्याग कर दिया गया है। वही भाजपा जो है लगातार जो है आरोप लगाती रहती थी जेडीयू सरकार के ऊपर, आज मांझी को उसको ऐसा एक कार्ड दिखाई दे रहा है जिसको वो खेल के हो सकता है सत्ता में आ जाए। ये वो संभावना तलाश रही उसमें, खासकर अगर नहीं भी होती है, मान लीजिए विधानसभा भंग कर दी जाती है या अगर नीतीश कुमार आ भी जाते हैं तो वो जो है कम से कम जनता के पास एक महादलित कार्ड को लेके जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मांझी जो है वो भाजपा के लिए कोई पराये नहीं है, भाजपा से उनका घनिष्ठ संबंध बहुत समय से रहा है। बीजेपी को मांझी का साथ देना चाहिए या नहीं? उनके बेटे जो है जी, बीजेपी को मांझी का साथ देना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर राजनीतिक आप देखिए राजनीति हो रही है, ये राजनीति है, पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से आप जो है सत्ता में आते हैं, तो इसलिए बीजेपी को ये मौका लग रहा है तो उसका साथ दे रही है। इसमें कोई आप नैतिकता का सवाल नहीं पैदा होता यहाँ पे, वो दे या ना दे, क्योंकि ऐसा कोई वो देखिए एक स्प्लिट ग्रुप है। अब जेडीयू अलग हो गया है, उसके नेता नीतीश कुमार बन गए हैं, अब मांझी जो है वो अलग हो गए हैं। इस समय जो है अगर भाजपा को ये लग रहा है तो उनको समर्थन देना चाहिए। उसको लगता है कि उसका अगर उसका राजनीतिक स्वार्थ सध रहा है तो देना चाहिए। इसमें नैतिकता, क्योंकि नैतिकता की हमको बात करना बेमानी होगी। नैतिकता किस आधार पर बीजेपी नहीं देगी? देखिए बीजेपी समर्थन देती है तो वो अपने ही जो गणित लगा रही होगी ना सत्ता में आने का, चाहे वो चुनाव के पहले, वो चाहे 6 महीने के लिए या चाहे वो चुनाव के बाद, तो वो अपना गणित लगा रही, उसी के आधार पर उसने तय किया है, तो ठीक है, उसके लिए जरूरी है। विपिन जी, मैं आपको मुझे एक मिनट दीजिए। मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। पहले मुझे सवाल पूछे पीयूष पंत जी, बीजेपी को एक डर ये भी सता रहा है कि मांझी जब नीतीश के नहीं हुए तो बीजेपी के कैसे हो जाएंगे? पीयूष जी, नहीं देखिए, अगर ये डर होता तो एक तो ये सवाल भी इससे पहले ये होता है, क्या मांझी चुनाव के बाद उनके लिए उतने उपयोगी रहेंगे, नहीं रहेंगे, उस हिसाब से वो कितने उनके होंगे, ये भी सवाल है यहाँ पे। दूसरा, मांझी का एक ऐसा नहीं कि मांझी जो है जेडीयू के सदस्य हैं या रहे हैं वो अलग रहे हैं, वो उनका संबंध भाजपा से बहुत निकट का रहा है। उनके जो बेटे हैं, एक वो उनको संघ को दे चुके हैं बेटे को, वो संघ में है बकायदा वहां पे। दूसरा, आपको याद होगा 1991 का जो लोकसभा चुनाव था, गया से मांझी लड़े थे, उस समय जो है कि पूरे के पूरे भाजपा के लोगों ने इनका समर्थन करके भाजपा का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था, जो महिला कैंडिडेट थी, उसको हरा दिया गया था वहां पे। तो इनके निकट के संबंध भाजपा से बहुत पहले के हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके प्रति, इसीलिए जो है आज भाजपा भी इनको जो आगे बढ़ा रही है उसकी इनके कंधे पे बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है।
और ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में है कि मांझी कितने इनके होंगे या ये कितने मांझी के पुष्परंजन होंगे। जी, ये जो मैं इनकी बात पे एक बात और जोड़ना ठीक चाहता है। हूँ। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि क्यों देगी। मैं एक बात बता दूं कि जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया था वो लालू प्रसाद के खिलाफ दिया था। आज उस जंगल राज के साथ नीतीश कुमार जी खड़े हो गए। उस जंगल राज जिस कारण से जनादेश जनता ने दी थी, आज उसी जनादेश के साथ भाजपा खड़ी है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहेगी कि वही लालू प्रसाद का जंगल राज दोबारा आए। इसलिए जीतनराम मांझी के साथ बीजेपी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी उस जनादेश के साथ है जो लालू प्रसाद को नकार चुकी है। नहीं, वहां जनादेश की तो बात ही नहीं होती। ये बेमानी है आपका कहना, जनादेश तो बेमानी ये तो है, क्योंकि अगर ये जनादेश की बात नहीं होती तो नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए था और नया जनादेश पाके उनको सत्ता आनी चाहिए थी। परफॉर्मेंस में दिया था, दूसरी बार जो दिया था, पहली बार भले ही दिया था वो लालू प्रसाद के चारा घोटाले और भ्रष्टाचार और अपराध जो था उसके खिलाफ दिया था परिवर्तन के लिए, लेकिन जो दूसरी बार दिया था जनता ने नीतीश कुमार के लहर पे सवार होकर जीत गए। एक मिनट, नीतीश कुमार जी जब राजनीति में नहीं थे तब भी बीजेपी को 37 सीटें थी साहब। इजाजत देंगे तो ठीक है, एक मिनट आ रही हूँ। पुष्परंजन जी, सवाल ये है कि क्या जनता ने इसी स्थिति के लिए वोट दिया था? विपनेश जी, थोड़ी गहराई से देखें हम लोग, ये तो हो ही, जो भी नूरा कुश्ती भी हो रही है और हर तरह से हो रही है। कोई नेता किसी का सगा नहीं है। सबने जब जब मौका मिला है बिहार में, सबने एक दूसरे को काटा है, एक दूसरे की आलोचना की है और उसका गड्ढा खोदा है। अभी यहाँ पर एक गौर करने की बात है कि एक दलित, महादलित का नेता कौन हो, इसको लेकर संघर्ष हो रहा है। पहले इस कार्ड को नीतीश जी ने खेला था, उसे छीन लिया मांझी ने, और वहाँ पर एक क्यूब, जैसे रामविलास पासवान है, वो दलित नेता हैं जरूर, लेकिन एक खास दलितों का एक खास वर्ग है, उसके नेता वो माने जाते हैं। 22 दलितों के, महादलितों, अब तो महादलित उसे बोलेंगे, उसका नेता कौन बने, एक लड़ाई ये भी चल रही है वहाँ पर। भाजपा जो कार्ड वहाँ खेल रही है, उस कार्ड में एक खतरनाक खेल ये भी हो रहा है कि सुशील कुमार मोदी, जो कभी जीवन में सोचा होगा उन्होंने कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का, इस सारे खेल में किसी की बलि होगी, किसी का वध होगा, तो सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक वध होगा। क्योंकि अगर मांझी इस कल वाले फ्लोर मैनेजमेंट में अगर निकल जाते हैं तो हो सकता है कि आगे कंटिन्यू करें। फिर चुनाव का समय बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें फिर कौन होगा यहाँ पर उसको लीड करने वाला। अगर बीजेपी साथ लड़ती है वो अलग बात है, लेकिन मांझी धीरे धीरे हो सकता है कि भाजपा में उनका वो समाहित हो जाए और भाजपा फिर वही होगा जैसे दिल्ली में कंफ्यूजन हुआ चुनाव में, उसी तरह से कहीं बिहार में भी नहीं हो और कई सारे भाजपा के नेताओं की बलि यहाँ चढ़ गई, बिहार में वही खेल नहीं, स्थानीय असंतोष पैदा होगा जी। ये सबसे बड़ा खतरा है, ये स्थिति फिर से उभर सकती है। और सवाल ये भी है कि ये सवाल उठ रहा है कि जब जेडीयू के नीतीश कुमार कितने अच्छे रिश्ते रहे हैं मांझी से, उनके नहीं हुए तो बीजेपी के कैसे हो जाएंगे? वो तो अनगाइडेड मिसाइल बन गए, अनगाइडेड मिसाइल, किसी भी दिशा में वो मिसाइल चल पड़े, ये हालत है मांझी की। इसलिए मुश्किल है जिस तरह से। और दूसरा सवाल ये फैसलों को लेकर है, ये जो फैसले लिए गए हैं ये कितने संवैधानिक रहेंगे और वाकई में ऐसे फैसले लिए हैं कि अगर कल बहुमत वो सदन में साबित नहीं कर पाए, अगर नीतीश कुमार को मौका मिल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। अगर वो पलटते हैं फैसलों को तब भी उनके वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंध तो लगेगी। नहीं, दुर्भाग्य है कि आज मुख्यमंत्री बिहार का ऐलान कर रहा है सार्वजनिक रूप से कि जो मेरे पास आ जाए उसे मैं मंत्री बना दूंगा। मंत्री के बहुत सारे पद खाली है हमारे पास। क्या ये राजनीतिक निर्लजता है और कुछ नहीं है ना? इतना निर्लज हो के जिसे भाजपा इंडोर्स कर आप सार्वजनिक रूप से ऐलान कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का आप बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं। तो अच्छा, दो खेमा अलग अलग। भाजपा आरोप लगा रही है कि भाई स्पीकर आपके पास है, तो ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्यपाल आपके खेमे में है। तो कोई भी सरकार की कोई ऐसी इकाई नहीं जिस पर कीचड़ नहीं उछाला जा रहा, उस कीचड़ से कमल खिलाने की कोशिश हो रही है। आखिरकार आकर ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो संवैधानिक पद है उनका भी मजाक उड़ने लगता है। जी बिल्कुल, संवैधानिक पद है उनका मजाक हो, चाहे राज्यपाल का पद हो या फिर स्पीकर का पद हो, तमाम तरह के पद हैं जो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका भी मजाक उठता है। ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक भी नहीं, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक जो संकेत है वो मिल रहे हैं, इसी की चर्चा आज हम कर भी रहे हैं। प्रत्युष नंदन जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब आपने तब नहीं दिया था, क्योंकि ये भले बीजेपी पर आज सवाल उठ रहे हैं या फिर और भी पार्टियों पर, मांझी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल आप पर भी उठ रहे हैं कि अगर जो भी हुआ है वो जेडीयू का खुद का करा धरा है। जेडीयू ने जो सोचा, जो चाल चली, वो आप पर भारी पड़ी, उल्टी हो गई।
इसीलिए आज आपने ये सब आपको फिर करना पड़ा कि बहुत जल्द चुनाव आ रहे हैं कि अगर अभी नहीं रोका गया मांझी को तो नीतीश कुमार का तो राजनीतिक करियर खतरे में पड़ जाता। देखिए, आप उसको पर्सनलाइज नहीं कीजिए नीतीश कुमार नहीं, का राजनीतिक पर्सनल ये सवाल आप पर उठ रहे जेडीयू हैं। एक पार्टी है जैसे आप जिसमें सवाल उठा लाखों रहे लोग हैं काम ऐसे सवाल आप करते पर हैं, भी उठ रहे हैं। लाखों लोग काम करते हैं, तो निश्चित ही ये एक चूक हुई कि मांझी जी को कहीं भी किसी को कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उससे कुछ आशा और अपेक्षा पार्टी की भी होती है। तो उन अपेक्षाओं पर वो खड़े नहीं उतरे और वो एक अलग तरह की राजनीति में, जो कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की राजनीति। अपेक्षा क्या थी, मतलब कि वो एक पपेट बने रहे आपके, पपेट बने रहे, क्या अपेक्षा थी आपकी कि जनता को बताइए आप। और वो सिर्फ फॉलो करें। उन्होंने जब ये किया शुरू किया, और सबसे बड़ी बात हुई जब उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया, वो जो था टर्निंग पॉइंट था। जब नीतीश को लगा अब तो सारी चीजें मेरे हाथ से जा रही है, तो मेरी सुनी नहीं रहा है, जो ब्यूरोक्रेट जो है जिनको नीतीश ने अपॉइंट किया था उनको सबको ट्रांसफर कर दिया मांझी जी ने। तब उनको लगा कि नीतीश को अब तो मामला गड़बड़ है। वही दिन था जिस दिन नीतीश ने तय कर दिया कि अब इनको इनसे छुट्टी पानी। नहीं, इन्होंने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ा ना पीयूष जी, इन्होंने किया कि उनके दामाद वाला इशू को उठा दिया। दामाद वाले इशू को, उससे पहले जब मंत्री थे तब दामाद का इशू नहीं था, तब भी दामाद उनका पिए था, कि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी देखिए, दामाद वाला मौके पर दामाद वाला इशू 6 महीना पहले उठा था, तभी से वो दरार पड़नी शुरू हो गई थी। ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफर का बात है, ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफर से कोई ज्यादा राजनीति में इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। शुरू के ही तीसरे महीने में दरार शुरू हो गई फैसला थी। कहीं न कहीं जो पार्टी किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है तो पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक प्रायोरिटी होता है। उन प्रायोरिटी के अनुसार उससे अलग मांझी जी जब भारतीय जनता पार्टी के, जैसा आपने कहा कि उन्होंने एक बेटा को संघ में दे दिया, मुझे वो नहीं पहले से की बात है, वो जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था वो और उनके साथ के कुछ लोग वो एनडीए में जाने का और एनडीए के इशारे पर वो काम कर रहे थे। इसीलिए हम लोगों को ये लगा कि ये आने वाले चुनाव के समय में, अगर ये चुनाव के समय ऐसा पाला पलटते हैं और ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये मांझी जी की पीड़ा थी। जेडीयू के नेतृत्व में उनसे आप बहाना कुछ भी बनाया जा मांझी जी की सकता है, पीड़ा थी, उन्होंने बहाना कुछ भी बनाया जा सकता उनका है। लगातार अगर अपमान होता नीतीश रहा, कुमार को बने उनका रहना होता लगातार तो अपमान इस्तीफा ही होता क्यों रहा देते? पार्टी में। नंदन विमलेश साहब, जी ये सही कह हमें रहे हैं, बहाना पार्टी कुछ नहीं बनाया जा सकता है। बनाया गया है अब इनके पास कहने के लिए उन्होंने कुछ नहीं है, बयान बहाना तो कुछ दिया। बनाया जा हमसे कुछ सकता है। अपेक्षाएं हैं कि हम जो प्रत्युष नंदन जी। दूसरे राज्यों में जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, लड़कों को जोड़ेंगे, मीटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, लेकिन हम पद लेके चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमको कल हटा आप दिया लोग जाएगा। चुपचाप कहाँ बैठे तो थे? कहा कि आज बनाया ये तो कल क्यों लगातार- हटाया, ये तो लगातार बोलते जा कल रहे थे, क्यों हटाया? जहाँ जाते थे नहीं बोलते तो कुछ पार्टी नहीं बोल के रहे थे। अगर वो चुपचाप बैठे हुए तो नीतीश कुमार ने उनको हटाते ही नहीं, काम करना होता क्योंकि है उन्होंने ना। बनाया था कि अपना एजेंडा जितना नहीं मांझी चलाना चुपचाप होता है बैठे। ना। नीतीश तो चाहते थे कि वो चुपचाप बैठे अपना रहें। व्यक्तिगत नीतीश तो चाहते थे एजेंडा चुपचाप चलाने ही रहें, लगे। चुपचाप बैठे रहें, वो जो कहें वो अपना करते वो रहें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार जब अच्छा, चलती है, एक प्रश्न मुख्यमंत्री के पास 200 फाइलें आती है, वो बताएं कि कौन कौन से फाइल में कब कब उनको डायरेक्शन दिया। नहीं, ये नहीं, कितना गलत सही बात था है। कि सीएम का अपमान CM होता रहे। आपका CM एक नेता लगातार सीएम का अपमान करता रहा, उनके फैसलों में दखलंदाजी इतनी बढ़ गई, ये कितना सही था? ये क्या कौन सा सैद्धांतिक नेता था जिस सिद्धांत की आप बात दखलंदाजी- कर रहे हैं? कौन सा नेता दखलंदाजी किया? उनके ये तो आपको बखूबी पार्टी पता के होगा। नेता, पार्टी ये के आपको नेता बखूबी तमाम पता उसमें होगा। 30 मांझी लोग ने ये मंत्री अपनी थे। पीड़ा को बाकायदा उनका बयान कौन किया सा उनके मंत्री- उन्होंने नाम लिया, ललन सिंह का, पीके शाही का, कई मंत्रियों का नाम लिया उन्होंने, बाकायदा नामों के साथ उजागर किया। शायद वो नाम भूल गए होंगे तो नंदन साहब अपने आप। अपने उन मंत्रियों को हटा करके अपने अधिकार का भी उन्होंने प्रयोग किया। आपके नेता तो मुख्यमंत्री को हटा दिए। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, आप इस तरह से प्रत्युष हंसी में नंदन जी, इस आप बात को चाहते मत तो उसको लीजिए। रोक आपके सकते थे। नेताओं ने आप तो चाहते मुख्यमंत्री को तो हटा उन दिया। नेताओं पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लगाई। एक सीएम का अपमान होता रहे और उनके तमाम फैसलों पर नहीं, दखलंदाजी मान होती अपमान- रही। आप चाहते तो नहीं, सबको रोक कोई सकते थे, CM लेकिन आपने जरा सी CM कोशिश मान नहीं लिया। की। और मांझी ने जब अपने फैसले लिए, अपना काम किया, तो आपको वो खटकने लगे। तो कहीं देखिए, ना कहीं ऐसा कभी उस है, तरफ से ऐसा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी एक समय होता है सरकार में, जून और दिसंबर का अति में। और कोई चीफ मिनिस्टर अगर कुछ नहीं होता, बीच में भी ट्रांसफर किया जाता है। 20 में ट्रांसफर, कोई तय रेगुलर सीमा नहीं ट्रांसफर होता आप है। भी जानते होंगे, जून और वो तो दिसंबर में सभी परफॉर्मेंस पर- सरकारों में होता परफॉर्मेंस है। पर, ऐसा- सर, परफॉर्मेंस पर सरकार रिव्यू करती आधारित है। रहती है। और कोई भी, मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहा था, आप लेकिन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि को आज ये जो भी अगर सियासी बताना संकट है चाहिए बिहार में कहीं कि ना कहीं रबर जेडीयू स्टैंप अगर जिम्मेदार है था, उसके लिए। उनके पास सैकड़ों फाइल सभी विभागों के आते हैं,
आते थे तो कब नीतीश कुमार ने कब किस में का डिक्टेशन दिया या क्या किया और कब उनको रोक लिया। जो रबर स्टैम्प का मतलब होता है कि हम तय कर दे, अभी तो जो केंद्र में सरकार चल रही है वहां के मंत्रियों से पूछिए कि डॉट लगा के वहां स्टैम्प मारा जा रहा है, आपके लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है आगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री लगातार सभी सेक्रेटरी को बदल रहा है, सभी सेक्रेटरी को बदल दिया, तो रबर स्टैम्प सभी सेक्रेटरी को एक साथ बदल देता है क्या? कैसे आगे की परिस्थितियों का वो सामना करेंगे? क्योंकि मांझी ने ये बहुत सारी गलत, चुनौतियां ये खड़ी एक कर दी बहाना सिर्फ है, ये एक बहाना जीतन राम सिर्फ है। मांझी ने रबर बहुत स्टैम्प सारी जीतन राम चुनौतियां खड़ी मांझी कर को दी है और ये भूल है आपकी, उन्होंने अपनी जमीन भी तैयार कर ली है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके वो लिए। चुनाव में जो आपने दिखेगा, व्यवहार मांझी के वो साथ जो किया लोग है। सोच रहे हैं ना उनको कि जीतन राम मांझी विपनेश जी, कितने ये मजबूत है, नीतीश कुमार जी अपने वही जिले है में भी जब ये कितना कहा करते मजबूत थे कि थे, मोदी की मोदी लहर के- नहीं है, ये तो ब्लोअर की हवा है और इनको कोई लहर, कोई हवा और कोई वातावरण लहर नहीं दिखाई दिल्ली में देता। दिख गया है। और शुरुआत स्थिति हो ये गया आ गई कि दिल्ली निपट से, गए, बिहार में भी उस दिखेगा। हार से ये अब तक उबर नहीं पाए दिल्ली में और ये दिख उसके गया, साथ चले बिहार गए में उपचुनाव जिसके खिलाफ दिख चुनाव गया, जीत के आए थे उत्तर और प्रदेश आज में ये है, बिहार के जनता के सामने है। मुंह दिखाने की अभी स्थिति चलिए, में बंगाल, ठीक है। तमिलनाडु, अब बिहार की जनता महाराष्ट्र, पूछ आपकी रही कमी है। है। आप सभी का बहुत बहुत बिहार की- शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल पता चलेगा कि कल क्या होगा। कल 20 तारीख है, 20 फरवरी है। क्या जीतन राम मांझी बहुमत साबित कर देंगे? कैसे करेंगे, ये भी सवाल है। क्या नीतीश को मौका मिलेगा और बिहार की राजनीति का क्या होगा, बिहार के विकास का क्या होगा? ये तमाम तरह के सवाल तब तक खड़े रहेंगे जब तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।